So welcome back to dear students to the physics vision classes। और आज जैसा आप मास्टर कैडर का पेपर दे के आए हो उसमें फिजिक्स पार्ट हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। सुबह से स्टूडेंट्स से इंटरेक्शन चल रही है कि सर आंसर कीज बना दो, तो मैं अभी इस क्लास में जो हमने करना है, तो एक तो मैं टेंटेटिव आंसर कीज दूंगा सभी सारे क्वेश्चंस की आपको, राइट। और बीच में से कुछ क्वेश्चंस हैं जिनमें उनकी गलतियां हैं, जिनमें ऑप्शंस या स्टेटमेंट्स ठीक नहीं है, तो हम वो भी डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आप आंसर कीज आने पे ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हो या फिर ठीक नहीं है वो प्रॉपरली देखते हैं, मैं वो डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो जल्दी से शुरू करते हैं। इस क्लास में मैं पहले ही बता दूं कि डिटेल में डिस्कशन नहीं होगी किसी भी क्वेश्चन की। कुछ एक क्वेश्चंस जो ऑब्जेक्शन वाले हैं या कुछ एक क्वेश्चंस जो स्पेशल हैं, वो क्वेश्चंस मैं सिर्फ थोड़ा सा डिटेल में जाऊंगा, अदरवाइज सिर्फ आंसर कीज दे रहा हूं। ठीक है, मैथ्स के लिए भी हमारे चैनल पे ही, मैथ्स वाले चैनल पे आप आंसर कीज, मैथ्स की भी आंसर कीज ले सकते हो। ओके, और डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स दी हुई हैं बाकी के चैनल्स और उसके लिए भी। तो ठीक है, शुरू करते हैं जल्दी से। फिजिक्स के जो पार्ट की आंसर कीज हैं, मेरे पास कोड ए था, कोड ए के साथ हम चलेंगे। आप क्वेश्चंस का आंसर देख के अपने अपने कोड्स के साथ भी आंसर मैच कर सकते हो। ओके, और कोई भी ऑब्जेक्शन हो, चैनल से जुड़े हुए हो आप, साथ में ही हो, और कोई भी ऑब्जेक्शन हो कमेंट में डाल सकते हो, मेरे को मैसेज कर सकते हो अलग से, जो भी बातचीत होगी वो हम कर लेंगे। अगर कुछ ऊपर नीचे हो जाता है तो टेंशन वाली बात नहीं है, देख लेंगे, कहीं अगर कुछ गड़बड़ हो जाती है तो देख लेंगे उसे। ठीक है जी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, ये इन ए क्रिस्टलाइन सॉलिड द एनर्जी बैंड स्ट्रक्चर, ई के रिलेशन दिया हुआ है। ठीक है, ई के डायग्राम या ई के रिलेशन दिया हुआ है, और आपको जो है उससे इफेक्टिव मास निकालना है। और इफेक्टिव मास के लिए आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, एम स्टार से लिखते हैं इसे, और एम स्टार में जो है वो फॉर्मूला होता है एच कट स्क्वायर से लेके, और डिवाइड कर देते हैं डी स्क्वायर ई बाई डी के स्क्वायर से, यानी कि ई का डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू के निकालते हैं और सॉल्व कर लेना। आंसर जो है इसका वो सी ऑप्शन m/2 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, पार्टिकल मूव्स इन ए सर्कल लाइंग इन ए प्लेन और सेंटर्ड एट ओरिजिन। तो आपको मालूम है प्लेन में है तो प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट्स यूज होंगे, और उसी वेलोसिटी का रेडियल कंपोनेंट पूछा है। रेडियल कंपोनेंट होता है जी आर डॉट, आर डॉट, और आर डॉट जो है उसमें अब यहाँ पे क्योंकि रेडियस तो चेंज हो ही नहीं रही, सर्कल है ना, सेंटर है या प्लेन है, रेडियस चेंज नहीं हो रही उसका, तो उसमें रेडियस ना चेंज होने की वजह से, सर्कल की वजह से, जो रेडियल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है दैट विल बी 0। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर टू दिस। ओके, नेक्स्ट देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, लेकिन ऑप्शंस में गड़बड़ की वजह से ये क्वेश्चन ऑब्जेक्शन में जाएगा। ओके, तो नॉर्मल जो मैक्सवेल वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो हमारे पास होता है 3 डायमेंशनल में, लेकिन इन्होंने इस बार ट्रिक खेली एक और क्वेश्चन दिया 2 डायमेंशनल के लिए। ठीक है, अच्छा काम किया, लेकिन जो मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी पूछी और रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी पूछी, तो 3 डायमेंशन में इसकी वैल्यू होती है रूट 2 kT/m और इसकी आरएमएस की वैल्यू होती है रूट 3 kT/m। लेकिन यहाँ पे जो है वो 2 डायमेंशनल में पूछा गया। 2 डायमेंशनल में पूछे जाने की वजह से, 2 डायमेंशनल में पूछे जाने की वजह से वैल्यूज बदलेंगी, तो मोस्ट प्रोबेबल जो है वो 0 नहीं होगी, लेकिन ठीक है वो kT/m हो जाएगी, और यहाँ पे रूट मीन स्क्वायर जो है वो 2 kT/m हो जाएगी। तो अगर मोस्ट प्रोबेबल को ये ठीक दे देते तो ऑप्शन बी करेक्ट हो सकता था, लेकिन क्योंकि मोस्ट प्रोबेबल 0 दिया हुआ है और 0 वैल्यू पॉसिबल नहीं है, तो ये क्वेश्चन जो है, थर्ड क्वेश्चन जो है, ये ऑब्जेक्शनेबल क्वेश्चन है। इसमें ऑब्जेक्शन आप डाल सकते हो जब आएगा वो आंसर कीज आएंगी। ओके, तो फोर्थ पे चलते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क अबाउट इट्स डायमीटर इज, तो mr²/4 होता है फॉर्मूला, mr²/4। mr² जो है यहाँ पे दिया नहीं हुआ, mr² जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला होता है उसमें होना चाहिए था, इन्होंने कहीं पे मेंशन भी नहीं किया कि इसे आप 1 ले रहे हो या क्या ले रहे हो, तो इस वजह से ये क्वेश्चन भी ऑब्जेक्शन में जा सकता है।
लेकिन अगर आप इसे 1 मान लो और जो कि कॉमन फैक्टर सभी से मिसिंग है, उसके हिसाब से आंसर देखोगे तो ये जो है आंसर 1/4 हो जाना चाहिए, ऑप्शन डी। ओके, लेकिन एक्चुअल में तो है ये क्वेश्चन भी ऑब्जेक्शनेबल है क्योंकि इसमें एक टर्म पूरा का पूरा फॉर्मूला मिसिंग है, राइट। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइंस्टाइन टेम्परेचर पूछा हुआ है और आइंस्टाइन फ्रीक्वेंसी दी हुई है। तो इसमें आप क्या करते हो, थर्मल फ्रीक्वेंसी को क्वांटम फ्रीक्वेंसी के, क्वांटम एनर्जी के इक्वल रख देते हो, थर्मल एनर्जी के। तो केटी जो है वो आइंस्टाइन टेम्परेचर जो है वो इक्वल हो जाता है एच न्यू बाई के। अगर आप न्यू को आइंस्टाइन फ्रीक्वेंसी भर दो तो न्यू दिया हुआ है और एच दिया हुआ है, एच आपको मालूम है और के भी आपको मालूम है। यहाँ पे मैंने नीचे वैल्यूज भी पुट की हुई हैं और कुछ कैलकुलेशन भी दिखाई हुई है। इससे आंसर जो है अप्रोक्सीमेटली 43 केल्विन के आसपास जो आ जाता है, ठीक है। यानी कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर टू दिस। फाइन, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट में पॉइंट चार्ज क्यू ऑफ मास केप्ट एट डिस्टेंस डी बिलो द ग्राउंडेड इनफाइनाइट कंडक्टिंग शीट दी हुई है। और ऐसे क्वेश्चन में आपको पता है मेथड ऑफ इमेजेस लगा के ऐसे क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं, जिसमें एक इनफाइनाइट शीट के दूसरी तरफ, जैसे इस शीट के, अगर ये शीट है, इसमें इस तरफ पे अगर एक चार्ज है तो उसके उतनी ही डिस्टेंस पे दूसरा चार्ज लेके जो है माइनस साइड पे दूसरा चार्ज लेके उस चार्ज के इक्विवेलेंट प्रॉब्लम सॉल्व करी जाती है। मेथड ऑफ इमेजेस, आप मिरर इमेजेस में ये देख सकते हो। ओके, तो इससे जो डिस्टेंस डी था वो 2d हो जाएगा और 2d की वजह से 4 फैक्टर आता होता है। ये आपको मैंने पहले वीडियोस में भी समझाया हुआ है, लॉजिक में भी समझाया हुआ है कि इसको कैसे किया जाता है। तो सिर्फ इस फैक्टर को देख के 1/4 है, आप आंसर बता सकते थे। ओके, बट एनीवेज खैर इसका आंसर जो है वो ऑप्शन बी होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट करते हैं। सैटेलाइट, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। केपलर थर्ड लॉ लगेगा। केपलर लॉ क्या कहता है, टी स्क्वायर जो है वो आर क्यूब के प्रोपोर्शनल होता है। टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, यानी कि 4 टाइम्स का आपने पावर 3/2 कर देना है और वो हो जाएगा 8। तो ऑप्शन ए शुड बी द करेक्ट आंसर टू दिस। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वैलिड स्टेशनरी स्टेट वेव फंक्शन फॉर अ फ्री पार्टिकल। आपको मालूम है फ्री पार्टिकल में क्या होगा, आयोटा के एक्स अगर आ गया तो माइनस आयोटा के एक्स में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है और आयोटा के एक्स और माइनस के एक्स के कॉम्बिनेशन में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वैसे ही इसमें तो अगर ना भी पता होता आपको तब भी आप तीनों ऑप्शन से अंदाजा लगा सकते थे कि अगर एक भी ऑप्शन ठीक हुई तो बाकी दोनों ठीक होंगी ही होंगी, यानी कि एक ही ऑप्शन बचा, दैट इज ऑप्शन ए। वैसे भी आपको पता है सिंपल पॉलिनोमियल टाइप का कभी भी वेव फंक्शन नहीं होता है जो स्टेशनरी को रिप्रेजेंट करे। ओके, आयोटा के एक्स वाले फॉर्म को ही आप वेव फंक्शन की फॉर्म में लिखते होते हैं, हम पढ़ा हुआ बहुत बार, बेसिक क्वेश्चन था। ओके, नेक्स्ट आ गया एनएमआर का, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। ये अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ही टॉप क्लास क्वेश्चन पूछा उन्होंने। इतना ऐसा क्वेश्चन फिजिक्स में पूछा नहीं जाता अक्सर। फिजिक्स में एनएमआर का कंपैरेटिवली इजी क्वेश्चन आता है, लेकिन इस बार टेढ़ा क्वेश्चन पूछा थोड़ा सा। इट्स ओके, कोई बात नहीं है। तो दो ग्रुप्स के लिए जो है उन्होंने लाइंस दे दी हुई है, कंप्राइजेस ऑफ 2 लाइंस, और एक सिर्फ अकेला अगर CHI ग्रुप लेते तो कितनी आएगी, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। ओके, तो इसे अगर आप सॉल्व करो एनएमआर में लेके तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग लाइंस बनती हैं जो वही आगे डिवाइड करेंगे। तो CHI जो है वो 7 लाइंस देता है, अगर अकेला CHI लेते तो वो 7 लाइंस देता है। ठीक है, तो ये डी ऑप्शन इसका सही आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया ऑब्जेक्शनेबल क्वेश्चन, तो इसे और ध्यान से देखना। 10th क्वेश्चन, तो एंगल बिटवीन L एंड S ऑफ द एटॉमिक स्टेट पूछा हुआ है। ओके, एटॉमिक स्टेट दी हुई है, तो L एंड S के लिए एंगल आप निकालते कैसे हो, आप निकालते हो J इज इक्वल टू L प्लस S लेके और J स्क्वायर इक्वल टू L स्क्वायर प्लस S स्क्वायर प्लस 2LS cos थीटा लेके cos थीटा का फॉर्मूला ले लेते हो विच इज गिवन बाय दिस। ठीक है, ये फॉर्मूला ले लेते हो। तो जे स्क्वायर में, अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, बहुत स्टूडेंट्स गलती करते हैं यहाँ पे कि जे स्क्वायर को सीधा जे पुट कर देते हैं विच इज 5/2 इन दिस केस, और जे स्क्वायर को ले लेते हैं 5/2 का स्क्वायर, दैट इज 25/4। मेक श्योर ये गलत है, बहुत बार मैंने वीडियो लेक्चर्स में भी समझाया है, ये गलत है।
तो जे स्क्वायर के लिए आइगन वैल्यू लगेगी विच इज जे जे प्लस वन एच कट स्क्वायर, जे जे प्लस वन, इट्स नॉट जे स्क्वायर डायरेक्टली। ओके, तो यहां पे आप जे जे प्लस वन एच कट स्क्वायर लगाओगे, इसमें आप एल एल प्लस वन एच कट स्क्वायर लगाओगे, इसमें आप एस एस प्लस वन एच कट स्क्वायर लगाओगे, और फिर ये सारी वैल्यूज पुट करोगे, इसमें अंडर रूट लोगे नीचे वालों में, सारा वैल्यूज पुट करोगे, आंसर आएगा। ठीक है, वो जो है वो इट वाज लाइक 1/√3 आई होप। ठीक है, पर कोई बात नहीं, ऊपर 2 बन जाता है, नीचे 1/√6 आ जाएगा और 3/4 आ जाएगा, 3/4 से 2, यस, सो इट विल बी कम आउट टू बी इक्वल टू 2 अपॉन √2/3 ऐसा आएगा। ठीक है, √2/3 वो किसी भी ऑप्शन में नहीं है। पहली चीज, पहली गलती कि जो सॉल्व करके आ रहा है, आप चेक कर लीजिएगा अगर मैंने कहीं गलती कर दी हो, तो सॉल्व करके जो आ रहा है वो किसी भी ऑप्शन में नहीं है। दूसरी चीज उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट कि उन्होंने एंगल पूछा है, तो एंगल का मतलब है आपको यू शुड टेक कॉज इनवर्स ऑफ दैट। ठीक है, थीटा निकालना है ना, तो हमें वहां पे जाके ले जाके कॉज इनवर्स को निकालना चाहिए। तो कॉज इनवर्स इस टर्म का साथ कहीं पे भी किसी भी ऑप्शन में नहीं है। इट मींस ये क्वेश्चन, फिर से ये क्वेश्चन गलत है। तो अगर उन्होंने कोसाइन ऑफ द एंगल पूछा होता तब भी ऑप्शन कोई मैच नहीं कर रहा, लेकिन अगर उन्होंने सिर्फ एंगल पूछा है तो हमें सीधा सीधा गलत, आप सीधा डिक्लेयर कर सकते हो इसे। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इज रेडियस ऑफ न्यूक्लियस ऑफ मास नंबर 27। आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है, आर नॉट जो है 1.2 फर्मी लेते हैं और बाहर जो है मास नंबर की पावर 1/3 लेते हैं, 27 की पावर 1/3 लेके और आर नॉट से मल्टीप्लाई करके। ऑप्शन ए शुड बी द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 12th क्वेश्चन। इसमें भी कुछ दिक्कत वाली चीज है, बाकी मैं बता देता हूं क्या करना है और कैसे होना है। तो रिलेटिव परमिटिविटी एक मीडियम की दी हुई है z लेस देन 0 के लिए, और इलेक्ट्रिक फील्ड उसकी दे दी हुई है। उसके बाद जो है वो z ग्रेटर देन 0 दूसरे रीजन के लिए पूछा है जिसमें परमिटिविटी जो है वो चेंज हो गई है। तो क्वेश्चन वाज वेरी सिंपल, क्या लेना है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू परमिटिविटी, है ना। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला याद होगा, उसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/E, 1/4πε0 होता है ना। तो इसमें ये जो है ये इसके इनवर्स के इक्वल आ जाती है, राइट। अब मैं पूरा लिख ही देता हूं, लिखने लग गया हूं तो इसमें इनवर्स के इक्वल है, लेकिन उस हिसाब से देखो तो E2/E1 विल बी इक्वल टू ε1/ε2, दैट इज 2/6.5 से दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए पहली इलेक्ट्रिक फील्ड को 2/6.5 से मल्टीप्लाई करना चाहिए। लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने x और y कंपोनेंट्स को सेम रखा सभी में और सिर्फ z कंपोनेंट को मल्टीप्लाई किया। तो आई एम डाउटफुल टू दिस, ऐसा करना लॉजिकली ठीक है कि नहीं है। हालांकि वो लेके कि सिर्फ z कंपोनेंट में ही ले रहे हैं, सिर्फ z कंपोनेंट को ही बात करनी है और बाकी इलेक्ट्रिक फील्ड सब जगह कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म लेके ऐसा करा जा सकता है, लेकिन स्टिल इट इज स्टिल देयर इज सम डाउट अबाउट दिस। ओके, तो उस हिसाब से अगर आप देखोगे तो आपको क्या करना है, सिर्फ z कंपोनेंट को विच इज 2 हियर -2 हियर, आपको इसे 2/6.5 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये हो जाएगा -4/6.5 विच इज ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी शुड बी द करेक्ट आंसर टू दिस। ओके, सिंपल था। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। एन आइडियल डायटोमिक गैस इज एक्सपेंडेड, एडियाबेटिकली एक्सपेंड किया है। दूसरी चीज है डायटोमिक गैस है, ठीक है, और इनिशियल वॉल्यूम V1 टू V2 ऐसे 4 टाइम्स हो गया और आपको T2/T1 रेशो निकालना है। तो इसमें एडियाबेटिक में फॉर्मूला पता होना चाहिए कि T जो है T मल्टीप्लाइड विद V और पावर है कितनी, गामा-1, गामा-1। अब इसमें आपको यह पता होना चाहिए कि डायटोमिक का गामा कितना होता है। तो चाहे आप 2/f+1 डिग्री ऑफ फ्रीडम वाले फॉर्मूले से निकाल लो, चाहे आप डायटोमिक का डिग्री ऑफ फ्रीडम से या गामा सीधा ही याद रखो विच इज 7/5। ओके, 7/5। तो इसे आप जब देखोगे 7/5 -1 करोगे तो कितना हो जाएगा,
दैट विल बी 2/5, राइट, 2/5। और 2/5 जो है वो एक ही पावर में है, एक ही ऑप्शन में है, 2/5 पावर में, दैट इज ऑप्शन सी। सो ऑप्शन सी शुड बी करेक्ट। और कुछ देखने की जरूरत ही नहीं थी, सीधा पावर देख के ही आंसर बता सकते थे। सॉल्व भी करोगे तो एक स्टेप का क्वेश्चन है, लंबा नहीं है क्वेश्चन। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट भी अच्छा क्वेश्चन डाला उन्होंने, स्पेसिफिक हीट ऑफ फोनोन्स एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड लो टेम्परेचर इन 2 डायमेंशन। अब ये ट्रिक क्या है, अगर आपको 3 डायमेंशन पे पूछा होता तो मालूम है फोनोन का कंट्रीब्यूशन जो है वो टी क्यूब पे होता है, प्रोपोर्शनल टी क्यूब पे, और जो इलेक्ट्रॉनिक कंट्रीब्यूशन होता है वो टी पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे लेकिन 2 डायमेंशन में पूछ लिया, तो यहाँ पे भी टी क्यूब की जगह टी स्क्वायर हो जाना चाहिए। तो फोनोन के केस में, जो 2 डायमेंशन के केस में जो पावर है वो टी स्क्वायर पे डिपेंड करनी चाहिए, सीवी जो है वो टी स्क्वायर पे डिपेंड करना चाहिए। ठीक है, सो ऑप्शन बी शुड बी करेक्ट। वैसे एक बात और है, लो टेम्परेचर में फोनोन का कंट्रीब्यूशन बहुत कम होता है, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रीब्यूशन ज्यादा होता है, बट इट्स ओके। यहाँ पे उन्होंने पूछा है तो पावर पे डिपेंडेंस पूछी है, तो वो हमें बी ऑप्शन के साथ जाना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। स्टैटिस्टिकल फिजिक्स में एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ ए सिस्टम इज रिलेटेड टू टोटल नंबर ऑफ एक्सेसिबल स्टेट्स। एमएससी वाले जो हैं, एमएससी में जब हम लिखते हैं इसी टोटल नंबर ऑफ एक्सेसिबल स्टेट्स को ओमेगा से लिखते हैं। ठीक है, वैसे जो ये नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स, इन्हें मैक्रो स्टेट, वो डब्ल्यू से लिखते हैं। बीएससी में जो बच्चे होते हैं वो डब्ल्यू से लिखते हैं। तो ये ओमेगा उस एक्चुअल में उस डब्ल्यू को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। तो वहां से आपको फॉर्मूला याद होगा, के लॉग डब्ल्यू, है ना। के लॉग डब्ल्यू किसका फॉर्मूला होता था, एंट्रोपी का। एंट्रोपी का फॉर्मूला होता है, और एंट्रोपी का विद रिस्पेक्ट टू एनर्जी डेरिवेटिव लेते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाता है टेम्परेचर का। ओके, तो वो फॉर्मूला पुट करके जो है आप निकालोगे, तो एनर्जी के यूनिट से भी देख सकते हो इसे, कि केटी के यूनिट्स हैं एनर्जी वाले। तो अगर केटी ऊपर है तो एनर्जी ऊपर होना चाहिए, केटी नीचे है तो एनर्जी नीचे होना चाहिए। ठीक है, तो यानी कि पहला 2 ऑप्शन तो गलत हो गए, ई और केटी ऑपोजिट नहीं हो सकते, राइट, यूनिट से। ओमेगा के कोई यूनिट्स नहीं है, और अब बचा 1/kT ही होएगा, इसके इक्वल करली ओमेगा होगा कि करली लॉग ओमेगा होगा। एक्चुअल में तो यहाँ पे लॉग भी नेचुरल होना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, इट्स ओके, एक फैक्टरी का भी फर्क है। तो यहाँ पे जो है ये ऑप्शन डी शुड बी करेक्ट। यहाँ पे करली लॉग ओमेगा बाय करली ई वही है, एंट्रोपी का डेरिवेटिव लिया हुआ है, उससे आंसर आ जाता है। ठीक है, सो डेरिवेटिव ऑफ एंट्रोपी विद रिस्पेक्ट टू इज 1/T, इट्स नॉट टी। टी के लिए एनर्जी का डेरिवेटिव होता है विद रिस्पेक्ट टू एंट्रोपी। ठीक है, आगे एक और क्वेश्चन में आएगा, मैं वहां पे और फिर से बता दूंगा। ये क्वेश्चन में 3-4 क्वेश्चन के बाद ही आ जाएगा। रुको, करते हैं अभी, वो फॉर्मूला दोबारा से सीख लेना। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, वैसे भी हमने डिटेल डिस्कशन नहीं करनी है, हमने सिर्फ और सिर्फ आंसर कीज पे ध्यान देना है और ऑब्जेक्शनेबल क्वेश्चंस पे ध्यान देना है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इज अ पार्टिकल ऑफ मास एम इन कन्फाइंड, क्वांटम मैकेनिक्स का क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया प्यारा क्वेश्चन है। 0 to a के लिए आप पार्टिकल इन ए बॉक्स पढ़ते हो, 0 to l लिख लो या 0 to a लिख लो, उसके लिए पढ़ते हो, और उसमें आप सभी को फॉर्मूला याद होगा पार्टिकल इन ए बॉक्स का, विच इज n² π² h² अपॉन 2ml²। ठीक है, 2ml²। अब पहले तो यहां से स्टेट पता करो, n की वैल्यू पता करो, क्योंकि ये n πx/a, n πx/a होता है। a कितना यहां से -2l से लेके 2l तक, यानी कि 4l के बराबर है। तो a कितना है 4l, तो ये यहां से क्या मिलेगा, n = 1 मिल जाएगा। ग्राउंड स्टेट मिल गई। अब ग्राउंड स्टेट की एनर्जी कितनी होती है, π² h² बाय 2ma²। a कितना है 4l, स्क्वायर करोगे हो जाएगा 16l², 16 × 2 32, यानी कि ऑप्शन डी शुड बी द करेक्ट आंसर टू दिस। ओके, सिंपल क्वेश्चन है, लॉजिकल है, बस थोड़ा सा ध्यान रखना है। और जिन बच्चों को आइडेंटिफाई हो गया, उन्हें पता लग गया होगा कि जब -l to l जाते हैं तो पहली ग्राउंड स्टेट जो होती है वो ग्राउंड स्टेट कॉज में आती है, और जब 0 to l होता है तो सारी की सारी स्टेट्स साइन में चलती हैं। इसमें जो है वो साइन कॉज, पहला कॉज फिर साइन फिर कॉज फिर साइन फिर कॉज फिर साइन, इस तरह से स्टेट्स चलती हैं। तो वहां से भी आप पता लगा सकते हो कॉज देख के कि ये ग्राउंड स्टेट होगी। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज 17, द एरिया ऑफ सेकेंड हाफ पीरियड जोन S2 एंड दैट ऑफ फर्स्ट पीरियड हाफ जोन
S1 इज रिलेटेड एज, तो आपको पता होगा बिल्कुल जो एरिया होता है R जो होता है वो अंडर रूट पे डिपेंड करता है और जो एरिया होता है वो सीधे सीधे N पे डिपेंड करता है। तो सेकेंड हाफ जोन अपॉन फर्स्ट हाफ जोन मीन्स 2/1, यानी कि ऑप्शन ए शुड बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट ऑब्जेक्शनेबल क्वेश्चन आ गया। ऑब्जेक्शनेबल क्वेश्चन, द डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर अ ट्राइएटॉमिक गैस। ट्राइएटॉमिक गैस के लिए जब भी हम डिग्री ऑफ फ्रीडम लिखते हैं हम दो केस लेते हैं, वन इज लीनियर, अनदर इज नॉन लीनियर। लीनियर में दो कंस्ट्रेंट होने की वजह से 7 जो होता है 7 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आती हैं, और नॉन लीनियर में 3 कंस्ट्रेंट होने की वजह से जो है वो 6 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आती हैं। ओके, तो यहां पे ऑप्शन या तो ए होगा या डी होगा। हो सकता है वहां पे वो ये नॉन लीनियर वाला केस लेके उसे डी को आंसर सही कर दें, पर ये क्वेश्चन ऑब्जेक्शनेबल है। ठीक हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज गिवन टू बी 10⁻10 मीटर एंड वी नीड टू कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। डी ब्रोगली वेवलेंथ में आपको मालूम है, डी ब्रोगली वेवलेंथ में लैम्डा इज इक्वल टू h/mv, एच ओवर मोमेंटम, और मोमेंटम को आप पुट कर सकते हो √2me। तो यहां से आपको मास पता है इलेक्ट्रॉन का, लैम्डा पता है, एच पता है, ई निकालना है। ई सॉल्व करोगे 149.3 के आसपास आता है, और इसलिए हम 150 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को डी ऑप्शन को करेक्ट आंसर बता देते हैं। ठीक है, ये डी शुड बी द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरेक्शन इज वीकेस्ट। बेसिक क्वेश्चन है, डेफिनेशन बेस्ड। सबसे वीक होती है ग्रेविटेशनल, सबसे स्ट्रॉन्ग होती है न्यूक्लियर स्ट्रॉन्ग, इन बिटवीन होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, मैकेनिकल कुछ होता ही नहीं है, ये कोई इंटरेक्शन ही नहीं लेते इसे हम 4 स्टैंडर्ड इंटरेक्शंस में से। तो ग्रेविटेशनल शुड बी द करेक्ट आंसर। ओके नेक्स्ट 21, फिर से ऑब्जेक्शन वाला क्वेश्चन 21। तो गेलमैन निशिजिमा फॉर्मूला जो है, गेलमैन निशिजिमा फॉर्मूला, ये जो इनिशियली दिया गया था, गेलमैन और निशिजिमा ने जो फॉर्मूला दिया था वो इनिशियली इसके इक्वल था। ठीक है, सो ऑप्शन बी शुड बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस। वो इसके इक्वल था, लेकिन उस टाइम पे सिर्फ बॉटम और स्ट्रेंज, यही क्वांटम नंबर्स, बेरियन और स्ट्रेंजनेस, यही दो बातचीत लेने वाले थे, बाकी के क्वार्क्स अभी मिले नहीं थे हमें। ठीक है, लेकिन जब क्वार्क मॉडल आ गया तो वहां पे जो है उसमें चांद, टॉप, बॉटम सब आ गए, तो फॉर्मूला जो है मॉडिफाई होके कुछ इस फॉर्म का बन गया। ओके, तो उस हिसाब से ऑप्शन ए भी ठीक हो सकती है और ऑप्शन बी भी ठीक हो सकती है। वैसे मोस्ट प्रोबेबली बी को ठीक करना चाहिए, या बी ठीक होनी चाहिए, क्योंकि ये पहला ओरिजिनल फॉर्मूला है क्वार्क मॉडल से पहले। तो मैं यहाँ पे इसे, यहाँ पे भी देख सकते हो आप, ये नोट्स ही हैं, नोट्स में दिया हुआ था आपको। तो गेलमैन निशिजिमा फॉर्मूला में जो सबसे पहले दिया गया था वो कुछ इस फॉर्म का था, और जब क्वार्क मॉडल की खोज हो गई, डिस्कवरी हो, उस क्वार्क मॉडल की हाइपोथेसिस को सेट कर दिया उन्होंने, तो एस्टेब्लिश हो गया वो, तो फिर ये मॉडल जो है, ये फॉर्मूला जो है इस तरह से मॉडिफाई हो गया। ठीक है, तो अब वो ए ऑप्शन लेते हैं या डी ऑप्शन बी ऑप्शन लेते हैं, वो उन पे। लेकिन अगर आपको दिक्कत हो तो आप ऑब्जेक्शन जरूर डाल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, आपकी ऑब्जेक्शन मुझे लगता है वैलिड ज्यादा तब रहेगी जब ऑप्शन ए को वो ठीक कर दें, पर डाल सकते ही हो, अगर गलत हो गया हो तो डाल सकते हो, कोई ऐसी मना नहीं करेगा। ओके, तो जिस फॉर्मूले की मैं बात कर रहा था वो फॉर्मूला अब आ गया हुआ है ऑप्शन नेक्स्ट में 22nd में। तो 22nd क्वेश्चन है, कंबाइंड फॉर्म ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स होता है dq इज इक्वल टू du प्लस pdv, यानी कि दिस थिंग इज इक्वल टू dq। और सेकंड फॉर्मूला जो होता है वो होता है, सेकंड फॉर्म जो लॉ है उसमें होता है dq इज इक्वल टू tds, तो यानी कि ये जो है इसके इक्वल है। और तो अगर दोनों को पुट कर दें तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसी क्वेश्चन से आप देखो, अगर आप इस इंटरनल एनर्जी का एंट्रोपी के विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव ले लो और एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो ये वाली टर्म 0 हो जाएगी और ये वाला टेम्परेचर के इक्वल हो जाएगा। तो जो वो हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, मैं फिर से दिखा देता हूं, उस क्वेश्चन में, यहाँ वाले में हमने एंट्रोपी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एनर्जी लिया था, तो 1/T लिखा था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आ गए हम 23rd पे। बिहेवियर ऑफ लैटिस पोटेंशियल इज, पीरियोडिक होता है मालूम है आपको, अब कांस्टेंट भी लेते हैं लेकिन वो पीरियोडिकली कांस्टेंट लेते हैं। तो इस तरह से जैसे हम लैटिस पोटेंशियल लेते हैं कि
एक वैल्यू तक जीरो जा रहा है, एक वैल्यू तक ए जा रहा है, एक वैल्यू तक जीरो, एक वैल्यू तक वी नॉट या बी नॉट जो भी मानना हो। तो इस तरह से अगर लेते हैं तब भी तो कांस्टेंट भी लेते हैं, लेकिन पीरियोडिकली कांस्टेंट लेते हैं तो पीरियोडिक पोटेंशियल शुड बी द करेक्ट आंसर। ए ऑप्शन ज्यादा बेटर है, बढ़िया है। ठीक है, चलिए जल्दी जल्दी से नेक्स्ट कर लेते हैं। अभी तो हम डिस्कशन कर नहीं रहे हैं, फिर भी मेन मेन पॉइंट्स तो कवर करके ही चलने होते हैं ना, तो छोड़ के तो नहीं जाएंगे बिल्कुल, पर डिस्कशन मतलब डिटेल डिस्कशन नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 24th में क्या होगा, लाइट सोर्सेज स्विच ऑन एंड ऑफ, डॉपलर इफेक्ट नहीं लग रहा है, याद रखना, या लॉन्गिट्यूडनल डॉपलर इफेक्ट और ट्रांसवर्स डॉपलर इफेक्ट दो होते हैं, यहाँ पे एक लग रहा है लाइट वाला। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स ने मेरे को बड़े क्वेश्चन पूछते हैं कि ये इन्होंने बताया ही नहीं कि वो ऑब्जेक्ट जो मूव कर रहा है वो दूर जा रहा है कि पास आ रहा है। ठीक है, लेकिन ये उसके बेसिस पे क्वेश्चन नहीं है, बड़ा सीधा सा आर्गुमेंट है। जब भी कोई रिलेटिविस्टिक स्पीड पे जाएगा टाइम डायलेशन होगा, टाइम डायलेशन होगा मतलब 1 माइनस वी स्क्वायर सी स्क्वायर वाला फैक्टर जो है अंडर रूट वाला वो मल्टीप्लाई होना है। तो अगर आपको फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो फ्रीक्वेंसी के लिए वो डिवाइड होगा, तो पावर माइनस हाफ जो है वो करेक्ट आंसर होगी। ऑप्शन बी शुड बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट इज आपको ये रिएक्शन दी हुई है, इलेक्ट्रॉन प्लस पॉजिट्रॉन गोज टू गामा, ये फॉरबिडन है, क्यों? तो ये आपको बताया हुआ है कि अगर मोमेंटम को कंजर्व रखना है, अगर मोमेंटम को कंजर्व रखना है तो आपको इवन नंबर ऑफ फोटॉन्स निकलने चाहिए, इवन नंबर ऑफ फोटॉन। यहाँ पे सिर्फ एक फोटोन निकाला है तो उस वजह से ये फॉरबिडन हो गई, क्योंकि लीनियर मोमेंटम कंजर्व नहीं रह रहा। आधा पेपर हो गया हमारा, इजी था, अभी तक कुछ भी ऐसा नहीं आया कि टिपिकल सॉल्व करने वाला हो, एक दो चीजें होंगी बस ज्यादा से ज्यादा, और 25 क्वेश्चन में एक दो क्वेश्चन टिपिकली सॉल्व करने वाले जाए, कोई बुरी बात नहीं है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं 26वां। 26 क्वेश्चन है, मोनोक्रोमेटिक एक्सरेज ऑफ वेवलेंथ 1 एंगस्ट्रॉम, लैम्डा दे दिया, ठीक है, प्लेन दे दिया, फर्स्ट ऑर्डर दे दिया, थीटा दे दिया, और एन लैम्डा इज इक्वल टू 2d साइन थीटा, ब्रैग्स लॉ लगा के एन लैम्डा इज इक्वल टू 2d साइन थीटा, ब्रैग्स लॉ लगा के आप जो है यहां से क्या निकालोगे, आपको लेटिस पैरामीटर निकालना है। ओके, लेटिस पैरामीटर इज ए, लेटिस पैरामीटर इज एक्चुअली ए, राइट। तो आपको यहां से लैम्डा दिया हुआ है और ए दिया, ये प्लेन दिया हुआ है, एचकेएल प्लेन, थीटा दिया हुआ है, ऑर्डर दिया हुआ है, यस। तो आप क्या करोगे, आप डी निकाल लोगे, डी एन लैम्डा इक्वल टू 2d साइन थीटा लगा के डी की वैल्यू निकालोगे, और डी जो होता है दैट इज इक्वल टू ए अपॉन अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और एच के एल कितना है 311, तो 3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर करके अंडर रूट 11 आता है। डी ऑप्शन इसका सही आंसर आ जाएगा, अंडर रूट 11, बाकी सब 1 है। ठीक है, हो गया, सिंपल क्वेश्चन था, डी ऑप्शन शुड बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज यूनिट ऑफ एटॉमिक पोलराइजेबिलिटी, बेसिक सा क्वेश्चन है, पता नहीं क्यों इतने सारे लोग फंस गए इसमें। तो एटॉमिक पोलराइजेबिलिटी अल्फा का फॉर्मूला क्या होता है, डाइपोल मूवमेंट डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट, बेसिक डेफिनेशन है ये तो, डाइपोल मूवमेंट डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। डाइपोल मूवमेंट क्या होता है, डाइपोल मूवमेंट होता है चार्ज इनटू डिस्टेंस, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, वोल्टेज अपॉन डिस्टेंस, तो डिस्टेंस का स्क्वायर हो जाएगा, और चार्ज अपॉन वोल्टेज इज कैपेसिटेंस विच इज फैराड, तो फैराड मीटर स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, सिंपल था बिल्कुल। अच्छा नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखो, एलिमेंट्री पार्टिकल ओमेगा, ये कास्केट जीरो जो है कहां पे रुका हुआ है इस बेरियम डिकुप्लेट में, ये आपको पूछा गया है। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, आपको ये देखो, ये मिला ही हुआ है, आपको पता ही है ये क्या है। तो ये आपको पास सामने बेरियम डिकुप्लेट है, इसमें आप लोकेशन देखोगे तो ये वाली जो लोकेशन है ये कास्केट जीरो की है, राइट, कास्केट जीरो, यानी कि अब इसके साथ कंपेयर कर लो जो क्वेश्चन में गिवन है, ये वाली लोकेशन कास्केट जीरो की है। कौन सी लोकेशन होगी ये हो गया पॉइंट आर, ये हो गया पॉइंट आर। ठीक है, सो ऑप्शन सी शुड बी द करेक्ट आंसर टू दिस। ठीक हो गया। नेक्स्ट जो है ये देखो, नेक्स्ट है एल म्यू आर रिप्रेजेंट एंगुलर मोमेंटम रिड्यूस मास सेंट्रल फोर्स वाले का क्वेश्चन है, एनालिटिकल मैकेनिक्स, बीएससी फर्स्ट ईयर की बुक है।
बेसिक सी बुक है, आपको फॉर्मूले नोट्स में सब कुछ दिया ही हुआ है ये। तो एल स्क्वायर बाय 2 म्यू आर स्क्वायर टर्म क्या बताई थी? सेंट्रीफ्यूगल पोटेंशियल एनर्जी। सो दिस इज सेंट्रीफ्यूगल पोटेंशियल एनर्जी, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। पोटेंशियल एनर्जी वही है जो आप देखते हो, जी एम एम बाई आर। काइनेटिक एनर्जी वही है, एम वी स्क्वायर बाई आर, सॉरी एम वी स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे जो बच गई ये एल और म्यू की टर्म में इस तरह से जो लिखते हैं, दैट टर्म इज सेंट्रीफ्यूगल पोटेंशियल एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और सेंट्रीफ्यूगल पोटेंशियल एनर्जी को मिला के जो बनता है दैट इज टोटल एनर्जी। इन दोनों को मिला के जो बनता है दैट इज इफेक्टिव पोटेंशियल एनर्जी। सारा कुछ नोट्स में आपको मालूम है, आपको दिया हुआ है, किया हुआ है आपने। सिंपल क्वेश्चन था, बेसिक क्वेश्चन था, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग मैक्सवेल इक्वेशन इज रिप्रेजेंट एम्पियर्स लॉ विद करेक्ट वैल्यू ऑफ मैक्सवेल, करेक्शन बाय मेड बाय मैक्सवेल। तो आपको मालूम ही है उसने क्या किया था एम्पियर्स लॉ में, डिस्प्लेसमेंट करंट वाली टर्म ऐड करी थी ना, डिस्प्लेसमेंट करंट वाली। तो डिस्प्लेसमेंट करंट वाली ये यानी कि वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड वाली टर्म जो है वो है ही इसी में, यानी कि ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, सिंपल है। चलिए आगे बढ़ते हैं जल्दी से। नेक्स्ट भाई 31st में, 31st भी बड़ा सिंपल था। आपको सबसे पहले तो यही ध्यान होना चाहिए था कि नेगेटिव एक्स डायरेक्शन का मतलब क्या है। तो आपको पता है कि जब ओमेगा टी और के एक्स सेम साइन दोनों पॉजिटिव होते हैं, के एक्स पॉजिटिव होता है तो वो नेगेटिव एक्स डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, और जो के एक्स नेगेटिव होता है वो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। स्टैंडर्ड कन्वेंशन है, ठीक है। और यहाँ पे नेगेटिव एक्स के लिए पॉजिटिव के एक्स होना चाहिए, यानी कि ये गलत हो गया और ये भी गलत हो गया, ठीक है। अब बचे बी और सी। बी और सी में आपको देखना है कि 2 पाई एक्स आएगा या 4 पाई एक्स आएगा। 2 पाई एक्स मतलब एक्स के साथ कौन होता है? के होता है। के कितना होता है? 2 पाई बाय लैम्डा। 2 पाई बाय लैम्डा, लैम्डा कितना है? 0.5। 2 पाई बाय 0.5 मतलब 4 पाई। तो 4 पाई एक्स का मतलब है 31st का ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। सिंपल था। नेक्स्ट, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स। ये पोटेंशियल एनर्जी फॉर्मूला दिया हुआ है, फोर्स निकालना है। आपको पता है इसका डेरिवेटिव लेके नेगेटिव कर दो, 50 बार तो कर लिया, तो इसका डेरिवेटिव लेके माइनस करोगे, ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो, क्वासी मोनोक्रोमेटिक बीम ऑफ वेवलेंथ लैम्डा इल्यूमिनेट्स यंग्स एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है, ठीक है। सेपरेशन दे दी 5.6 mm, विड्थ फ्रिंज विड्थ दे दी। उसके बाद जो है जो ऑब्जर्वेशन सोर्सेज और ऑब्जर्वेशन स्क्रीन में जो डिफरेंस है वो दे दिया 10 मीटर, और जो दो सोर्सेज के बीच का डिफरेंस है वो दे दिया 1 mm। सारों को पुट करोगे, बीटा का फॉर्मूला क्या होता है? लैम्डा डी बाई डी। बीटा इज लैम्डा डी, लैम्डा डी, डी बड़ा अच्छा बना है, कोई बात नहीं, एडजस्ट कर लेना, बाय डी। ये फॉर्मूला होता है ना बीटा का। आपको बीटा भी दे दिया, डी भी दे दिया, कैपिटल डी भी, स्मॉल डी भी दे दिया, लैम्डा निकालना है, पुट कर दो। वैसे पुट करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ये देखो यहाँ पे 10 है, यहाँ पे भी मिलीमीटर मतलब 10 का मल्टीपल है, यहाँ पे भी मिलीमीटर सिर्फ 10 का मल्टीपल है, तो जो कुछ भी आएगा वो 5.6 से सीधा सीधा रिलेटेड होगा किसी भी हाल में। ना तो 5.2 कुछ आ सकता है, ना 5.4 आ सकता है, ना 5.8 आ सकता है। तो आप कुछ भी सॉल्व ना करते तो सीधा आंसर बता देते कि 560 ही, 56 ही आना है। अगर ऑप्शंस में जीरोज ऊपर नीचे की होती फिर आपको क्वेश्चन में मेहनत करनी पड़ती। फिलहाल आप सीधा बता सकते हो सी आंसर। तो जिन जिन बच्चों ने ये क्वेश्चन लेंथी स्टेटमेंट देख के छोड़ा है वो अफसोस मना सकते हो, अगली बार ऐसी गलती मत करना। ओके, चलो नेक्स्ट पे बढ़ते हैं हम आगे। 34 नंबर ऑफ डिफरेंट वेज ऑफ अरेंजिंग 6 बोसॉन्स इन 4 स्पेस सेल्स। तो फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको, W का फॉर्मूला याद होना चाहिए। वो क्या होता है? GI प्लस NI माइनस 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई GI माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू NI फैक्टोरियल। फॉर्मूले आपके पास हैं स्टैटिस्टिक्स में, सॉल्व करोगे आंसर निकालोगे, 84 स्टेट्स आ जाएंगी, ठीक है। दिस विल बी कमिंग आउट टू बी 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 6 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, और उससे आप सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट फिर से वही क्वेश्चन आ गया ब्रैग्स वाला। ब्रैग्स लॉ अभी अभी तो किया। तो यहाँ पे लैम्डा इज इक्वल टू ए दे दिया, रिफ्लेक्टेड बीम 111 प्लेन दे दिया, लैटिस कांस्टेंट ए दे दिया। तो लैटिस कांस्टेंट और डी में रिलेशन निकाल लो पहले। तो आपको पता है डी क्या होता है? डी इज इक्वल टू ए अपॉन अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा के डी से ए से डी निकाल लोगे। प्लेन 111 दिया हुआ है, और वो पुट करके डी और लैम्डा
एन डी एन लैम्डा इक्वल टू 2d साइन थीटा पुट करके आंसर आप थीटा का निकाल लोगे और वो सॉल्व करके कितना आ जाएगा 60 डिग्री यानी कि π/3 आ जाएगा। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया 36वां 36। इसके साथ आप बिल्कुल 36 का आंकड़ा मत रखना, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है क्वांटम मैकेनिक्स का, तो इसे करते हैं हम। तो इसमें आपको एक स्टेट दी हुई है कंपोजिट स्टेट विच इज ए मिक्सचर ऑफ φ1 एंड φ2 स्टेट्स with the probability with the coefficients 3/5 and 4/5। नॉर्मलाइज स्टेट है, तो कभी भी क्वांटम में स्टेट चेक करनी हो सबसे पहले नॉर्मलाइजेशन चेक कर लिया करो, गलती का चांस कम हो जाता है। नॉर्मलाइजेशन कैसे चेक करोगे, इसका स्क्वायर 3/5 का स्क्वायर प्लस 4/5 का स्क्वायर इट शुड बी 1 आ रहा है, ठीक है। उसके बाद ये भी बता दिया कि φ1 φ2 आइगन फंक्शंस है, ओके, और फिर बता दिया उनकी एनर्जीज -1 और -2 है। तो यहाँ पे आप सीधा सीधा एनर्जी पूछी है और HI is equal to H of φ1 3/5 times of H of φ1 plus 4/5 times of H of φ2 और वहां पे -1 और -2 पुट करके ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। ये ध्यान से रखना, बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स ने गलती करी है जल्दी जल्दी के चक्कर में, उन्होंने एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकाल ली एनर्जी की, उसमें क्या किया फिर 3/5 का भी स्क्वायर कर दिया और 4/5 का भी स्क्वायर कर दिया। एक्सपेक्टेशन वैल्यू में स्क्वायर होगा, बिल्कुल ठीक, आंसर आएगा -41/25, बिल्कुल ठीक। पर ये ऑप्शन उन्होंने इसीलिए दिए ताकि आप गलत टिक कर सको। यहां पे एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एनर्जी नहीं पूछी, एनर्जी ऑफ द पार्टिकल पूछा है। एनर्जी ऑफ द पार्टिकल में आइगन एनर्जी निकालनी है और क्योंकि ये आइगन फंक्शन दिए हुए हैं तो सीधा एच लगाना था एक साइड, स्क्वायर नहीं करना था। ऑप्शन ए गलत है, ऑप्शन बी सही होना चाहिए, ठीक है। चलिए ठीक, ये इसीलिए बढ़िया क्वेश्चन था क्योंकि इसमें ऑप्शंस भी देख के डाली गई थी कि आप जो गलती करोगे उससे आंसर गलत पे पहुंच जाओगे, इसलिए ये इसकी ब्यूटी को बढ़ा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारा 37th और इसमें है रिलेटिव मैग्नीट्यूड। बड़ा ही बेसिक क्वेश्चन है, आराम से आंखें बंद करके लगा सकते हो। आपको पता है रूट मीन स्क्वायर सबसे ज्यादा होती है, मोस्ट प्रोबेबल सबसे कम होती है √2 kT/m, ये होती है √3 kT/m, एवरेज होती है √8 kT/m, वो बीच में होती है। तो इससे ए ऑप्शन जो है वो सही आंसर आ गया। नेक्स्ट जो है कंसीडर द ट्रांजिशन, फेज ट्रांजिशन की बात हो गई। फेज ट्रांजिशन में सीधा याद रख लो कि जो चेंज नहीं होता डिसकंटिन्यूअसली दैट इज द गिब्स फ्री एनर्जी। तो फेज ट्रांजिशन का क्वेश्चन है, आंखें बंद करके गिब्स एनर्जी पे लगा दिया करो। 90% टाइम्स यू विल बी राइट, यू विल बी गिविंग द करेक्ट आंसर, ठीक है। 10% का स्कोप है, क्वेश्चन को घुमा के कभी भी किसी भी फॉर्म में पूछा जा सकता है, तो आंखें बंद करके नहीं लगाना। चलिए अगला देखते हैं 39, बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन है। +1 में मोमेंट ऑफ इनर्शिया में आपने पढ़ लिया हुआ है, फॉर्मूला याद होना चाहिए था, अगर फॉर्मूला याद नहीं होगा तो गलत हो जाएगा। तो सॉलिड स्फीयर जो है वो मूव कर रहा है विदाउट स्लिपिंग, रोल कर रहा है यानी कि, ठीक है, और सरफेस से पूछा गया है, यानी कि आप अगर स्फीयर बनाओगे, बॉल बनाओगे, तो आपने जो देखना है मूवमेंट, एंगल ऑफ मोमेंटम, वो सरफेस के पॉइंट के हिसाब से देखना है, ठीक है, यहां से देखना है। तो यहां से देखना है तो उसमें आप कैसे करोगे फिर, आप एक तो सीधा एंगुलर मोमेंटम फॉर्मूला आपको पता है, एमबीए तो पता ही पता है, प्लस आपको रोलिंग की वजह से मूवमेंट ऑफ इनर्शिया लेना पड़ेगा विच विल बी गिविंग द वैल्यू ऑफ आई ओमेगा, ठीक है, आई ओमेगा। और आई जो होता है स्फीयर का, ऐसे में आपको मालूम होना चाहिए, याद होना चाहिए, दैट इज 2/5, और वो 2/5 MBR बना के 2/5 में +1 करोगे 7/5 आंसर आ जाएगा। सो ऑप्शन बी शुड बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस, 7/5 वाला, ठीक है। नेक्स्ट 40th आ गया, एनर्जी दी हुई है और पूछा क्या है, टेम्परेचर पूछा है। ये तीसरी बार आ रहा है ये क्वेश्चन। देखो क्या करोगे, एनर्जी का डेरिवेटिव ले लो विद रिस्पेक्ट टू एस, करा ना पहले 15 में करा, फिर 22 में करा, अभी फिर से वही आ गया। तो डेरिवेटिव ले लोगे तो 3bs²/vn हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कैनेडा प्लाज्म, ये बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन है, जिसको पता था उसको पता था, जिसको नहीं पता था उसको नहीं पता था। कैल्साइट क्रिस्टल्स में ये बल्जम यूज होता है, वहां पे क्योंकि दो मटेरियल्स होते हैं, इनका भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होता है, लेकिन ये 1.53, 1.54, 1.55 इसी रेंज में वेरी करता है। तो यहाँ पे ये वाली वैल्यू ठीक होनी चाहिए। ऑप्शन बी शुड बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस। ओके, नेक्स्ट बहुत प्यारा क्वेश्चन है, अगला देखते हैं। When an electromagnetic wave propagating in free space is incident on a dielectric substrate
ऑफ इलेक्ट्रिक परमिटिविटी, आपको इलेक्ट्रिक परमिटिविटी दे रही है, ठीक है। आपको पूछा है व्हाट वुड बी द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर नॉट हैविंग एनी रिफ्लेक्शन। क्वेश्चन बहुत घुमा के पूछा है, सीधा सीधा नहीं पूछा, डेफिनेशन से पूछ लिया। देखो नॉट हैविंग एनी रिफ्लेक्शन वाला ना जो आर्टिकल है वो ब्रूस्टर एंगल बोलते हैं उसे, ब्रूस्टर एंगल। ब्रूस्टर एंगल इज द एंगल जिसपे वो लाइट इंसिडेंट करे, अगर लाइट इंसिडेंट करे तो उसमें कोई रिफ्लेक्शन नहीं होती, ठीक है, ब्रूस्टर एंगल। और उसके लिए आप क्या देखते हो, आप देखते हो tan थीटा, tan ऑफ द ब्रूस्टर एंगल, लेट इट बी P से भी लिख लेते हैं, थीटा से भी लिख लेते हैं, दैट इज इक्वल टू रेशियो ऑफ टू रिफ्रैक्टिव इंडिसेस। यानी कि जिस मटेरियल में जा रही है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऊपर लिखोगे आप, ओके, और अपॉन में उसका लिखोगे जिससे आ रही है। आ कहां से रही है, एयर से, फ्री स्पेस से, तो उसका तो 1 हो गया। और आपको सिर्फ इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेना है दूसरे मटेरियल का। वो कैसे निकालोगे, वो होता है फॉर्मूला n इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ अपसाइलन r इंटू म्यू आर। तो यहां पे जो है अपसाइलन r इंटू म्यू आर भी कितना लोगे, परमिएबिलिटी कितनी लोगे 1, अपसाइलन r कितना है 3, तो अंडर रूट 3 हो जाएगा। और tan थीटा अंडर रूट 3 कब होता है, जब थीटा 60 डिग्री हो या 30 डिग्री हो, यस 60 डिग्री ना, तो ऑप्शन बी शुड बी द करेक्ट आंसर। ओके, चलो अगला देखते हैं। अगला बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको इररोटेशनल प्रूव करना है, यानी कि अगर f को डेल क्रॉस f को आप 0 पुट कर दोगे तो आंसर आ जाएगा। अब आपको लग रहा है क्वेश्चन लेंथी है, बिल्कुल भी लेंथी नहीं है। आप देखो एक में c है जिसका y के विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव लेना है, उसमें सिर्फ y वाली टर्म में c है, इसमें सिर्फ x वाली टर्म में b है, और इसमें सिर्फ z वाली टर्म में a है। तो आप डेरिवेटिव उसके विद रिस्पेक्ट टू लो, मतलब इसका y के विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव मत लेना इस टर्म का, z के विद रिस्पेक्ट टू ही लेना। वो तब लेना पड़ेगा जब आप jth कंपोनेंट लोगे। ऐसे ही इसका जो है थर्ड टर्म का डेरिवेटिव x के विद रिस्पेक्ट टू मत लेना, y के विद रिस्पेक्ट टू लेना। वो आप तब लोगे जब ith कंपोनेंट लोगे। तो अगर आप एक कंपोनेंट को ढंग से सॉल्व करोगे यू विल गेट द करेक्ट आंसर विच इज ऑप्शन डी, ठीक है। तो सिर्फ ये बता रहा हूं मैं कि ये क्वेश्चन इतना लेंथी नहीं है, सिंपल है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, थोड़ा सा ट्रिकी है, तो आपको ध्यान से कर लेना चाहिए। कंपोनेंट देख के कि किसका कोएफिशिएंट कैसा है उस हिसाब से आंसर निकालना चाहिए। ओके, चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस इज यूज्ड इन ईपीआर। ईपीआर में माइक्रोवेव यूज होती है। नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन था, आता है तो ठीक, नहीं आता तो कोई बात नहीं। नेक्स्ट 45th, ये भी बड़ा खतरनाक क्वेश्चन डाला है। तो पेपर का लेवल अच्छा था, उन्होंने बहुत सारे बीच बीच में अलग अलग तरह के क्वेश्चंस डाले हैं जो कि अच्छे से सीखने वाले और अच्छे से करे होने वाले ही स्टूडेंट्स अटेम्प्ट कर पाएंगे। ये क्वेश्चन मैं आपको बता दूं उनके नेट के पेपर में आया हुआ है, ठीक है, नेट के पेपर में ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो करेंगे तो नहीं हम यहाँ पे, हम तो वैसे भी जनरल डिस्कशन कर रहे हैं। तो सीधा तरीका बताता हूँ, इसमें क्या रहता है, En जो है 13.6 बाई एन स्क्वायर ना, अगर आप E2 माइनस E1 करो, दैट इज डेल्टा E को काउंट करो, डेल्टा E मतलब डिफरेंस बिटवीन टू, लो, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n क्यूब, 1 बाई एन क्यूब, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n क्यूब। अगर आपने ऐसे समझ लिया तो ठीक है, नहीं तो सीधी सी बात है 1 बाई एन स्क्वायर है ना, इसका डेरिवेटिव लोगे तो -2 बाई एन क्यूब हो जाएगा, और माइनस से माइनस कट जाएगा, सो दिस इज इक्वल टू एक्चुअली 2 बाई एन क्यूब। ओके, 2 बाई एन क्यूब। बस इसको आप एच न्यू पुट कर दो, और 2 बाई एन आपको मालूम है, और डेल्टा न्यू एच आपको मालूम है, न्यू निकल जाएगा, डेल्टा न्यू निकल जाएगा। लाइन विड्थ का मतलब आपको चेंज इन फ्रीक्वेंसी निकालना है, फ्रीक्वेंसी नहीं निकालना, तो वो निकल जाएगा। सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए, 6.5 गीगाहर्ट्ज। वैसे इन्होंने अच्छा नहीं किया, क्योंकि नेट से क्वेश्चन तो कॉपी करा, नेट से ऑप्शंस नहीं कॉपी करी। अब उसमें खास बात ये थी कि वहां पे ऑप्शन थी मेगा हर्ट्ज, किलो हर्ट्ज, तो आपको पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी, सिर्फ 10 की पावर देख के पता लग जाता था कि भाई गीगा हर्ट्ज में एक ही ऑप्शन आ रही है, तो 6.5 आ जाएगा। यहां इन्होंने कैलकुलेटर तो दिया नहीं, लेकिन ऑप्शन इतने पास पास रख लिए 6.5, 8.3, 10 के वो बिना कैलकुलेटर के स्टूडेंट को करने में दिक्कत रहेगी, पर कोई बात नहीं, चलता है।
बड़े बड़े पेपर्स में छोटी छोटी गलतियां होती रहती हैं, तो इट्स ओके, माफ कर देना उन्हें। ठीक है, तो फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर आप सॉल्व करके निकाल सकते हो, 6.5 गीगाहर्ट्ज है। बहुत कैलकुलेशन टफ नहीं है, बस फॉर्मूला पता होना चाहिए था। ओके, नेक्स्ट जो है वो इजी है। व्हाट इज कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग इन ए ट्रांसफार्मर? तो आप जब म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालते हो तो phi इज इक्वल टू एम आई लिखते हो, और जब सेल्फ इंडक्टेंस निकालते हो तो phi इज इक्वल टू एल आई लिखते हो। जब दोनों का रिलेशन लेते हो तो आप लेते हो m इज इक्वल टू एम स्क्वायर इज इक्वल टू एक्चुअल में L1 इंटू L2। अगर परफेक्ट कपलिंग हो तो दिस इज L1 इंटू L2। ठीक है, ये होता है। अगर परफेक्ट कपलिंग ना हो तो आप कहोगे कि k जो कांस्टेंट है उसकी वैल्यू 1 नहीं है, और यहाँ पे k कांस्टेंट आ जाता है। आपको उसी कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग की वैल्यू पूछिए यहाँ पे। ठीक है, तो आप क्या करोगे, एम स्क्वायर डिवाइडेड बाई L1 L2। तो सॉल्व कर लो लेना, और आराम से आंसर निकलता है। आंसर है ऑप्शन बी। सिंपल है, कर सकते हो आराम से। 47th पे पहुंच गए, बिल्कुल सिंपल है। आइडेंटिकल बोसोन्स का पूछा है, कितने बोसोन्स दिए हैं? 2 दिए हैं। तो Ni इज इक्वल टू 2, Gi कितनी है, नंबर ऑफ एनर्जी स्टेट्स 3, Gi प्लस Ni माइनस 1 अपॉन Gi फैक्टोरियल माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू Ni फैक्टोरियल। वो फॉर्मूला लगा के आराम से वैसे भी निकाल सकते हो कि या तो दोनों के दोनों बोसोन जीरो स्टेट में होंगे, या एप्सिलॉन स्टेट में होंगे, या 2 एप्सिलॉन स्टेट में होंगे, या फिर इन दोनों में होंगे, एक इस स्टेट में एक इस स्टेट में, या इन दोनों में होंगे और या इन दोनों में होंगे। तो 6 केस बनते हैं टोटल। चाहे फॉर्मूला लगा के निकालो, चाहे सिंपल प्रोबेबिलिटी निकाल लो, चाहे सीधा निकाल लो 3 फैक्टोरियल कि पहला कितनी स्टेट्स में जा सकता है, 3 में, दूसरा 2 में, 3 फैक्टोरियल आंसर आ जाएगा। इस तरह से निकाल सकते हो। तो 47 का ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर है। 48 देखते हैं। न्यूक्लियर शेल मॉडल आपको पता है, पहले 2 जाएंगे एस में, अगले 4 जाएंगे पी 3/2 में, और एक और जाएगा, क्योंकि आपको नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पे निकालना है ना। ओड नंबर किस में है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स में है। कितना है, 7 है। तो प्रोटॉन देखोगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन तो देखोगे नहीं, वो तो 8 है। अनपेयर देखना होता है, तो प्रोटॉन देखोगे 7, तो उसके हिसाब से पहले 2 गए एस में, फिर 4 गए पी 3/2 में, और फिर 2 गए पी 1/2 में, यानी कि 7th इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कहां जाएगा, 1/2 में। 1/2 यानी कि 1/2 ना, हाँ। और p का मतलब -1 पावर l, यानी कि 1 l इक्वल टू 1 फॉर p, तो माइनस पैरिटी हो जाएगी और 1/2 स्टेट हो जाएगी। सो इट इज 1/2 नेगेटिव। बी ऑप्शन शुड बी द करेक्ट आंसर। लास्ट 2 क्वेश्चन रह गए। स्ट्रेंजनेस वाला आपको फॉर्मूला पहले ही दिखाया था, बेरियन डिक्यूबलेट, फिर से देख लो। इसमें यहां पे है ओमेगा, ओमेगा ये देखो यहां पे है, और ये ट्रिपल एस है। ट्रिपल एस है मतलब क्या होगी, स्ट्रेंजनेस -3 होगी, और आइसोस्पिन कितनी होगी, क्योंकि इसके साथ का, इसके हान का कोई नहीं है, अकेला पार्टिकल है, तो आइसोस्पिन होगी 0। सो ऑप्शन बी शुड बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस। लास्ट छोटी छोटी मगर मोटी बातें, सिंपल सा क्वेश्चन था, बस तंग करने के लिए घुमा के डाला। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट अपॉन एंगुलर मोमेंटम जो होता है, दैट इज फेमसली नोन एज गायरोमैग्नेटिक रेशो, जी, गायरोमैग्नेटिक रेशो, उससे लिखते हो। लेकिन यहां पे उसे मैग्नेटो गायरो भी बोलते हैं। गायरो पीछे लगा के, मैग्नेटो आगे लगा के भी सेम नाम है, वही पार्टिकल है ये, वही रेशियो है ये। ठीक है, तो ये वेरिएबल मैग्नेटो गायरो है। दोनों नाम लिए जाते हैं। फेमस जो है, फेमस, वो गायरो मैग्नेटिक है, बट इट्स ओके। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस। ओके, दैट्स इट। 50th क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए, आराम से हो गए। हालांकि पर क्वेश्चन 1 मिनट लग रहा है अभी भी, क्योंकि मैं कहीं ना कहीं बेसिक डिस्कशन करके चल रहा हूं, डिटेल में नहीं करा। किसी क्वेश्चन में दिक्कत हो, किसी क्वेश्चन में ऑब्जेक्शन लगे, किसी में आपको लगे कि मैं गलत बोल रहा हूं, किसी आंसर को गलत दे रहा हूं, कमेंट कर सकते हो, लिख के बता सकते हो। कोई बात ना पसंद आई हो, लिख के दे सकते हो। ठीक है, और बाकी जो है, जब ऑब्जेक्शन आएगा तो मैं एक बार फिर से बता रहा हूं, बाकी कोड्स वाले अपने अपने क्वेश्चन नंबर मैच कर लेना, यहां से आंसर देख लेना। लेकिन जो क्वेश्चंस हैं ऑब्जेक्शनेबल, वो एक 3rd, 4th, 10th, 18th और 21st, ये 5 क्वेश्चन मुझे लगता है, अगर मैं सही बोल रहा हूं तो ये 5 क्वेश्चन जो हैं ये ऑब्जेक्शन वाले थे। बाकी सभी सब ठीक है, बाकी किसी में कोई गड़बड़ नहीं है किसी तरह की। ठीक है जी, चलिए आज के लिए, आज के समाचार समाप्त करते हैं। अलविदा, अलविदा देता हूं आपसे। और इसी के साथ ये हमारे कुछ लिंक्स हैं,
डिस्क्रिप्शन में भी दिए हुए मिल जाएंगे आपको, अगर आप चैनल्स के साथ जुड़े हुए हैं। और बाकी के लिए, साथ में रहने के लिए शुक्रिया। फिर मिलते हैं। डाउट्स के लिए आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो कभी भी, जो भी बातचीत होगी हम देख लेंगे। चलिए ठीक है, मिलते हैं फिर अगले के लेक्चर में, अगली क्लास में। जो भी टॉपिक की जरूरत होगी, पिछली वीडियोस भी सारी डली हुई हैं, सीखते रहना। मास्टर कैडर पेपर हो गया, कोई बात नहीं, लेक्चरर कैडर आ जाएगा, दूसरे स्टेट्स के पेपर्स आ जाएंगे, एपी का पेपर आ जाएगा, कुछ ना कुछ सीखते रहना। सीखते रहना ही अच्छा रहता है। ठीक है, तो जो भी टॉपिक सीखना हो मुझे बता सकते हो, हम वो यहाँ पे ही क्लास में डिस्कशन कर लेंगे। चलिए मिलते हैं ब्रेक के बाद, और तब तक के लिए गुड नाइट, अलविदा, शबा खैर, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ और योर फैमिली एज वेल। कीप स्माइलिंग, कीप ऑन वर्किंग एंड स्टे ट्यून्ड विद अस। ओके, शुक्रिया।